Hello everyone, welcome to eGyan. Today we'll solve the general English section of Jail Prahari paper conducted by Vyapam, Vyavasayik Pariksha Mandal, also known as Professional Examination Board. So without wasting any further time, let's start. First question: choose appropriate articles for the given sentence. I enjoy reading blank comics in blank Times of India, blank English daily newspaper that was first published in 1838. पहली चीज हमको यहाँ पे क्या दिख रही है? कॉमिक्स. कॉमिक्स क्या हुआ? प्लूरल. कॉमिक्स. कॉमिक नहीं लिखा, कॉमिक्स लिखा है, प्लूरल. पहला ऑप्शन क्या चला गया यहाँ से? आ. आ कॉमिक्स तो हो ही नहीं सकता, द कॉमिक्स होगा, मतलब टू तो है ही नहीं. ठीक. आई एंजॉय रीडिंग द कॉमिक्स इन ब्लैंक टाइम्स ऑफ इंडिया. किसी भी, भाई चूंकि टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रीय स्तर का नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर है, द किसी भी जो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ या रिनाउंड चीज़ होती है उसके आगे द आता है. जैसे द हिंदू तो न्यूज़पेपर का नाम है ही, द टाइम्स ऑफ इंडिया आ कभी भी नहीं आएगा. ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया. हमारे पास यहाँ से क्या बचा? फिर वन और थ्री. अब यहाँ पे क्या आता है, मैं आपको ये एलिमिनेशन से, चाहे तो मैं सही उत्तर भी डायरेक्ट दे सकता हूँ, बट एक कैसे हम ऑप्शन, सारे ऑप्शंस को इवेल्युएट करके जाने कि सही क्या है, ताकि हमें ये भी पता चले कि सही क्या है और गलत क्या है. और मैं हमेशा ये कहता हूँ, भाषा एक प्रक्रिया है, लैंग्वेज इज़ अ प्रोसेस. ये आर्टिफिशियली इम्बाइब या इनकलकेट आप में नहीं की जा सकती. इसका मतलब मैं आपको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी से नहीं पढ़ाऊंगा कि वी थ्री प्लस आई एन जी या वी प्लस. मैं आपको वाक्य पढ़ते पढ़ते, सेंटेंस फॉर्मेशन ये पढ़ते पढ़ते, ताकि आप पढ़ते पढ़ते खुद सीखें, खुद समझ में आए आपको कि हाँ, पढ़ने में क्या सही या गलत महसूस हो रहा है. ठीक है, किसी रटने से नहीं. ओके. इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर. अब जैसे एन इंडियन होता है, एन इंडियन क्यों होता है? अ इंडियन क्यों नहीं होता? इंडियन नहीं, एन इंडियन. क्यों? ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या कहलाते हैं? वॉवल्स. जिस भी जगह ए, ई, यहाँ इसके आगे क्या आएगा? एन आएगा. ठीक है, तो एन इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर, ना कि अ इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर. तो हमारा आंसर क्या बचेगा? I enjoy reading the comics in the Times of India, an English daily newspaper that was first published in 1838. हमारा आंसर है थ्री. ओके. द choose the correct form of modal. Second question: choose the correct form of modal auxiliary verb for the given sentence. All of us blank plan to go for a holiday when we get a long weekend off. हम पहले गलत से शुरू करते हैं, फिर सही पे आएंगे. ऑल ऑफ अस नीड प्लान. देखिए, नीड प्लान तो हो गई, नीड टू होता तो भी नीड प्लान जैसी कोई शब्द बन ही नहीं सकता. नीड टू प्लान, ज़रूरत है. ठीक है, तो ये तो पहले ही चला गया. और इसके बाद भी सेंटेंसेस में कुछ चीज़ें बाद में करेक्ट करनी पड़ती, लेकिन नीड प्लान तो कोई मीनिंगफुल टर्म है ना, बनेगा ही नहीं कि इसका कोई अर्थ निकले, इसलिए नीड टू प्लान होता. चौथा है यूज टू. ऑल ऑफ अस यूज टू प्लान टू गो फॉर अ हॉलीडे व्हेन वी गेट अ लॉन्ग वीकेंड ऑफ. यहाँ क्या बात कर रहा है? व्हेन वी गेट अ लॉन्ग वीकेंड ऑफ. वीकेंड का मतलब होता है सप्ताहांत, यानी कि सैटरडे या संडे, इसको हम वीकेंड बोलते हैं. तो जब हमें छुट्टी मिलेगी तब हम किया करते थे, तो यूज टू भी नहीं होता. अब बचे वुड या शुड. दो ऑप्शन हमारे पास बचे. ऑल ऑफ अस वुड प्लान टू गो फॉर अ हॉलीडे व्हेन वी गेट अ लॉन्ग वीकेंड ऑफ. वुड का क्या मतलब? वुड डेफिनेट के सेंस में यूज होता है कि पक्का है यार, हम 100% करेंगे, है ना. ऑल ऑफ अस वुड प्लान टू गो फॉर अ हॉलीडे, पहले से ही श्योरिटी बोल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता. कितने भैया प्लान कैंसिल होते हैं लोगों के, गोवा के प्लान कैंसिल होते हैं. ठीक है, वुड यहाँ आ ही नहीं सकता. वुड हमेशा डेफिनेट के सेंस में किया जाता है. यहाँ पे क्या आएगा? शुड. ऑल ऑफ अस शुड प्लान टू गो फॉर अ हॉलीडे व्हेन वी गेट अ लॉन्ग वीकेंड ऑफ. किस सेंस में बात कर रहा है? जैसे भाई हम कुछ मित्र, इनफॉर्मल सेंस में दोस्त लोग बात करें कि यार अपन सबको छुट्टी पे, यार ये जो सैटरडे संडे की छुट्टी आ रही है उसमें कहीं चलना चाहिए. क्या करना? चलना चाहिए. ये नहीं पक्का बोल रहा कि चलेंगे, चलना चाहिए. इसलिए यहाँ पे शुड होगा. ऑल ऑफ अस शुड. ऑल ऑफ अस वुड नहीं होगा. ऑल ऑफ अस वुड तो मतलब पहले से ही कह दिया कि हम प्लान करेंगे. ये भी कहता ऑल ऑफ अस विल गो, तो भी कोई बात होती कि हाँ हम हॉलीडे पे जाएंगे, कह दिया. ऑल ऑफ अस वुड प्लान, पहले कह दिया कि हाँ हम पक्का प्लान करेंगे, तो ऐसा कोई टाइम वाइम भी नहीं दिया कि हाँ भाई पक्का प्लान करेंगे, इसलिए ऐसा नहीं होता. थर्ड क्वेश्चन: choose the option that correctly sequences the following sentences.
Some of them are bigger than houses. Ships sailing near southern New Zealand have been warned of icebergs. Only iceberg reported by a fishing boat was 200 meters long and 50 meters high. They are found mostly near South Island's east coast. अब यहाँ पे फिर भैया हमसे क्या कहा कि इनको नंबर, ठीक है, इनको करेक्ट सीक्वेंस में नंबर के हिसाब से लगाना है कि किसका। तो हमेशा मीनिंगफुल सेंटेंस की हम बात करते हैं कि यार अर्थ कहाँ से निकल रहा है, ठीक है। मीनिंगफुल सेंटेंस की बात करते हैं। आपको लग रहा है कि कोई भी आप पैरा पढ़ रहे हैं, कोई भी पैराग्राफ आप मान लीजिए रैंडम पढ़ रहे हैं, क्या वो कहीं भी कभी भी ऐसे पहली लाइन से स्टार्ट होता है कि सम ऑफ देम आर बिगर देन हाउसेस? क्या क्या बिगर देन हाउसेस, क्या अभी कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, वन आइसबर्ग रिपोर्टेड बाय फिशिंग बोट। सीधे बात हो गई, एक ऐसा था। क्यों था भाई, कहाँ से अचानक से आइसबर्ग मतलब हिमखंड, अचानक से हिमखंड आ गया, कुछ पता ही नहीं चला। दे आर फाउंड मोस्टली नियर, क्या क्या आर फाउंड, तो एक सिंपल सी बात समझ में आई कि ये चालू तो यहीं से होगा। शिप्स सेलिंग नियर सदर्न न्यूजीलैंड हैव बीन वार्न्ड ऑफ आइसबर्ग्स, ठीक है। दक्षिण दक्षिणी न्यूजीलैंड के पास जो जहाज जा रहे हैं उनको बताया गया है कि भैया हिमखंड से बच के रहिए, हिमखंड से सावधान रहिए। ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना, ठीक है। जो भी जहाज दक्षिणी न्यूजीलैंड के पास जा रहे हैं हिमखंडों से सावधान रहिए। कुछ कुछ तो उनमें घरों से बड़े हैं। एक तो ये बताया जाता है कि 200 मीटर लंबा और 50 मीटर ऊंचा है, और ये ज़्यादातर दक्षिणी द्वीप के पूर्वी छोर पर ही देखने को मिलते हैं। ये हुआ एक मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्मेशन 2 1 3 4। लेकिन जब आप पहला आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप देखेंगे कितने सरल ऑप्शंस हैं ये चारों। इजीली आप 2 1 3 4 खुद ही पढ़ के एक बड़ा मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। शिप्स सेलिंग नियर सदर्न न्यूजीलैंड हैव बीन वार्न्ड ऑफ icebergs. Some of them are bigger than houses. One iceberg reported by a fishing boat was 200 meters long and 50 meters high. They are found mostly near South Island's east coast. ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? 2 1 3 4। ओके, अब हम आते हैं चूज फोर्थ क्वेश्चन पे। चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। पंक्चुएशन शायद आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझते होगे। पंक्चुएशन मार्क्स यहाँ पे इन्होंने दो दिए हैं, एक है कॉमा और एक है ये कहलाता है कोलॉन। को यहाँ लिख देता हूँ कोलॉन। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये कोलॉन कहलाती है। इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। लेकिन ये लिखा किस तरीके से, इसको अपन ऐसे नहीं पढ़ सकते क्योंकि इंडिया के बाद ही कॉमा आ गया। क्या कह रहा है ये, इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे फिर कॉलम ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर, बिल्कुल गलत है। ऐसा आप कभी बोलते हो क्या कि भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हर साल मनाता है? नहीं, भारत अपना स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाता है। इसको देखेंगे, भारत भारत मनाता है अपना स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को, बिल्कुल नहीं, गलत। भारत मनाता है अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हर साल, ये भी गलत, ज़रूरत ही नहीं। ये जो है ये अपने आप में एक अर्थपूर्ण मीनिंगफुल सेंटेंस है। सिंपल सी बात है, इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। भारत अपना स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त के दिन मनाता है। सिंपल सी बात, ना तो इसमें कॉमा की आवश्यकता है ना कॉलन की। भारत अपना स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त के दिन मनाता है। तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस हुआ, बिना ना तो कॉमा की ज़रूरत है ना सेमी कॉलम की। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the new rules in the country give businesses a leg up to face competition from other countries। मान लेते हैं कि हमको a leg up इस शब्द का मतलब नहीं पता है, ठीक है। अब इसको भूल जाते हैं और बाकी का सेंटेंस पढ़ते हैं। The new rules in country give businesses to face competition from other countries। हमारे देश में कुछ नए नियम आए हैं, मान लीजिए मोदी जी और अमित शाह ने देश के व्यापारियों के लिए कुछ नए नियम निकाले हैं। क्यों? ताकि वो अमेरिका या चाइना के व्यापारियों से टक्कर ले पाए, ठीक है। तो क्या लगता है कि क्या किया होगा उन्होंने? क्या किया होगा, क्या लगता है कि क्या इलीगल सेक्शंस उन्होंने लगाए होंगे कि द न्यू रूल्स इन द कंट्री गिव बिजनेसेस इलीगल सैंक्शंस टू फेस कंपटीशन? नहीं भाई, इलीगल सैंक्शंस दूसरे पे लगाए जाते हैं। यहाँ तो अपने बिजनेसेस वालों की बात हो रही है ना, अपने व्यापारियों की बात हो रही है कि उन्हें कोई चीज़ दी है, उनको जो भी प्रोत्साहन या जो भी हम चीज़ देखें दी है, तो क्या इलीगल सैंक्शन होगा? सवाल ही नहीं उठता। दूसरे पे भी नहीं लगा सकते। हाइंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट। रुकावट, क्या अपने व्यापारियों पर रुकावट लगाएगा कोई?
और ब्लैंकेट राइट का मतलब होता है पूर्ण अधिकार, कि बस इन्हीं का चल रहा है और तो कोई है ही नहीं। तो क्या इनको ब्लैंकेट राइट दे देगा? भाई ब्लैंकेट राइट तो तब देता जब इंडिया में देता, दूसरे देश वाले भी हैं। असिस्टेंस का क्या मतलब होता है? असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता करना। सीधी सी बात है। और लेगअप का क्या मतलब होगा? भाई अपने बिजनेसेस की सहायता करी ताकि चाइना, अमेरिका या इंग्लैंड किसी भी देश के व्यापारियों से कंपटीशन कर पाए, टक्कर ले पाए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा असिस्टेंस। सिंपल सी चीज़ है कि द न्यू रूल्स इन द कंट्री गिव बिजनेसेस अ लेग अप टू फेस कंपटीशन फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो हमने क्या देखा कि हमको लेग अप का मतलब नहीं भी मालूम होते हुए हम एक अर्थपूर्ण वाक्य बना पाए। सो दिस इज हाउ वील गो अबाउट थिंग्स। ठीक। अब हम आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। चूज द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। ब्लैंक ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट, ही डिड नॉट विन द इलेक्शंस। ठीक है। वो सबसे अच्छा कैंडिडेट था पर उसने चुनाव नहीं जीता। ठीक है। सबसे अच्छा कैंडिडेट था वो, लेकिन उसने चुनाव नहीं जीता। एंड का क्या? और वो सबसे अच्छा नहीं, और अच्छा कैंडिडेट था, उसने चुनाव नहीं जीता, कोई मतलब नहीं निकलता। बट का क्या मतलब होगा? बट ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट, ही डिड नॉट विन द इलेक्शन। कतई नहीं, लेकिन वो सबसे अच्छा कैंडिडेट था। तो यहाँ पर आना था फिर। इफ इफ ही वॉज द बेस्ट, यदि वो सबसे अच्छा कैंडिडेट होता, उसने चुनाव नहीं जीता, कोई मतलब ही नहीं। दो दो का क्या मतलब होगा? वैसे तो। दो ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट, यार वैसे तो वो बहुत ही अच्छा कैंडिडेट था, परंतु वो चुनाव नहीं जीत पाया। परंतु उसने चुनाव नहीं जीता, ये कितना मीनिंगफुल लग रहा है। खुद ही आप सोच सकते हैं कि एंड ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट, ही डिड नॉट विन द इलेक्शन। यहाँ बट होता ना तो भी चल जाता काम। बट ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट, फिर भी वो इलेक्शन नहीं जीत पाया। ठीक है। स्टिल यहाँ ऐसा होता तो होता कि बट ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट, स्टिल ही वॉज नॉट एबल टू विन द इलेक्शन, तो ये बट वाले को मान लेते। इफ ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट, इसका तो कोई मीनिंग यहाँ बनता ही नहीं। यदि वो बेस्ट कैंडिडेट होता, उसको तो पूरा फिर ये वाला वाक्य बदलना पड़ता। इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा फिट क्या होगा? दो ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट, ही डिड नॉट विन द इलेक्शन। वैसे तो वो सबसे अच्छा कैंडिडेट था, वो इलेक्शन नहीं जीत पाया। ठीक।